गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नवी के सामाजिक अध्ययन में देखेंगे भारत में निरुद्योगीकरण और औद्योगिकरण की शुरुआत। भारत में जो है सन 1500 से 1700 के बीच में यानी ब्रिटेन में औद्योगिकरण से पहले भारत में कपड़ा का जो उद्योग सहित विभिन्न तरह के उद्योग अपने चरम सीमा पे थी। यहाँ के जो कपड़े बनाए जाते थे, मलमल के कपड़े, जो सूती वस्त्र जो है बनाए जाते थे, वो कहीं पर भी नहीं बनता था और यहाँ का उद्योग पूरे देश में फैला हुआ था। यहाँ जो कपड़ा बनता था उसका मांग पूरे विश्व में फैला हुआ था। लोग यहाँ से ही कपड़ा खरीदते थे और इसकी तुलना में कहीं और अधिक यहाँ पर कहीं और नहीं मिलता था। तो भारत में जो कपड़ा मिलता था वो और कहीं नहीं मिलता था। पहले के जमाने से यहाँ पर कपड़ा बनाया जाता था। यहाँ के बुनकर कारीगरों के द्वारा इतनी अच्छी सफाई से बनाया जाता था, इसकी तुलना में कहीं और नहीं कर सकते थे। ऐसे भारत में उद्योग फैला हुआ था। तो इसी व्यापार के फायदा उठाने के लिए यूरोप के व्यापारी भारत आए। बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय कारीगर और व्यापारियों ने तेजी से उत्पादन को बढ़ाया। इसी व्यापार की अधिक नियंत्रण पाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना राज्य बनाना चाहा और इसका हमारे देश के उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत पर अपना व्यापार शुरू किया। बुनकरों का क्या हुआ? 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य की स्थापना के पश्चात जो है भारत में कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। इसका कारण यह था कि ब्रिटेन कपड़ा उद्योग अभी विकसित नहीं हुआ था और यूरोप में महीन भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी। इसीलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही और फैलाना चाहती थी। भारत में मैनचेस्टर का आना। सन 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के असफल हेनरी फतुल्ला ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग में कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया में किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता है। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कपड़ा का निर्यात धीरे धीरे गिरता चला गया। सन 1811-12 में कुल निर्यात में सूती माल का हिस्सा 33% था और 1850-51 में मात्र 3% रह गया। ऐसा क्यों हुआ? इसके क्या प्रभाव हुए? जब इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग विकसित हुआ तो वहां के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर शिकायत करने लगे। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला कि वह आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े भारी प्रतिस्पर्धा में बिना इंग्लैंड के आराम से बिक सके। दूसरी तरफ इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डालना कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों में निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थी। उनका निर्यात बाजार में गिर रहा था और उनका जो निर्यात था वो बाजार में गिर रहा था और स्थायी बाजार सिकुड़ने लगा था। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मुकाबला नहीं कर सकते थे और सन 1850 के दशक तक देश के बुनकर इलाकों में ज्यादातर बदहाली और बेकारी के ही किस्से भी भरकर आए थे। अब 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीजों से बढ़ गया था। ऐसे में बुनकर उद्योगों किस तरह से कायम रह सकता था? बड़े से बड़े मशीन काम करने लग गए थे और फिर बुनकर जो है खाली हो गए, क्योंकि मशीन जो है बहुत सारे लोगों का काम वही मशीन करने लगे। तो कारीगर का भी काम, और कारीगर द्वारा हाथ में बारीक महीन काम करना वो कीमती होने लगा, क्योंकि समय ज्यादा और उसमें उपयोग जो कर रहे वो तो उसको कम में वो बेच नहीं सकते थे। और मशीनों के बना हुआ सामान जो है वैसे ही हुबहू बनना कम कीमत में बिक रहा है, तो लोग जो है कम कीमत को बेचेगा और बुनकर जो है कम कीमत में उसको बेच नहीं सकता था, क्योंकि उसके लागत ही अधिक आता था। तो लागत अधिक आता था तो वो कम कीमत में बेच नहीं सकता था और मशीन उद्योगों में बने हुए सामान को वो कम कीमत में बेच रहा था, तो ग्राहक जो है कम कीमत वाला ही खरीदेगा। ऐसे में धीरे धीरे बुनकर का भी पतन होने लगा। भारत में कारखानों का आना। बम्बई वर्तमान मुंबई में पहला कपड़ा मिल 1854 में लगा और 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा और 1862 तक वहां के ऐसे 4 मिलें काम कर रहे थे, जिसमें
94,000 तकलियां और 2,150 करगे थे। इसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगे। वहां देश का पहली जूट मिल सन 1855 और दूसरा 7 साल बाद 1862 में चालू हुआ। उत्तरी भारत में इंग्लिश मिल सन 1860 के दशक में कानपुर में खुला। इसके साल भर बाद अहमदाबाद का पहला कपड़ा मिल भी चालू हो गया। सन 1874 में मद्रास में भी पहला कताई और बुनाई मिल खुल गया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भी सन 1894 में सीपी मिल आरंभ हुआ। 1894 में राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। इसे सन 1906 में पीएनसी कहा जाने लगा। आइए देखें कि इस उद्योग में कौन लगा रहे थे, उसके लिए पूंजी कहाँ से आ रही थी, जिससे मिलों में काम करने वाले कौन थे। प्रारंभिक उद्यमी व्यापार से पैसा कमाने के बाद व्यापारी भारत के कारखाने स्थापित करना चाहते थे। मुंबई में दीनानाथ पेटिट और आगे चलकर देश में विशाल औद्योगिक साम्राज्य स्थापित करने वाले जसमेदी टाटा जैसे पारिसियों ने आंशिक रूप से चीन को अफीम आदि निर्यात करने के, आंशिक रूप से इंग्लैंड को कच्चा कपास निर्यात करने पैसा कमा लिया था। और सन 1917 में कोलकाता प्रथम देसी जूट मिल लगाने में मारवाड़ी व्यापारी सेठ हुकुमचंद से भी चीन के साथ व्यापार किया था। यही काम प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला के पिता और दादा ने ही किया था। मतलब जो बड़े बड़े हमारे देश में उद्योगपति थे, टाटा, बिरला, और जो उसमें पैसे लगा सकते थे, उन जो अहमदाबाद है उसमें जुड़े हुए थे, वे भारत में ही व्यापार का साहूकारी करते थे। जब उद्योगों में निवेश के अवसर आए तो उनमें से बहुत ने फैक्ट्रियां लगा ली, क्योंकि पैसे उनके पास भरपूर थे। हमारे देश के वो नामी गिरामी पूंजीपति में आती है। मजदूर कहाँ से आए? ज्यादातर औद्योगिक इलाके में मजदूर आसपास के जिलों से आते थे। जिन किसानों के कारीगरों को गांव में काम नहीं मिलता था, औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगते थे। सन 1919 में मुंबई से सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले से आए थे। कानपुर में, क्योंकि मजदूर जो है जहाँ पर उद्योग खोला जाता है वहीं पर पास में मजदूर मिले ऐसा जरूर नहीं है, आसपास से भी आते हैं, क्योंकि काम की जरूरत सबको होती है। जहाँ जैसे जैसे जरूरत है, पहले बहुत कम लोग जाते थे, जबरदस्ती भी ले जाते थे, लोगों को ज्यादा पैसा देने के लालच में ले जाते थे, क्योंकि पहले जो थे अपने घर को छोड़ के जाने में दिक्कत होती थी, लोग डरते थे। कहीं कंपनी नया कंपनी खुलने से लोग डरते भी थे कि ले जाकर हमें मार ना डाले, इसलिए भी डर में नहीं जाते थे। तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था मजदूरों के लिए, बहुत उसमें उनको समझाना पड़ता था। परंतु जो बिल्कुल जिसको काम की जरूरत है, जो समझते थे, वो जाते भी थे। तो आसपास के इलाकों से मजदूर इकट्ठा करते थे, क्योंकि जिस जगह पर हम फैक्ट्री डाले हैं तो वहीं पर मजदूर मिलना नामुमकिन, तो हमको आसपास के इलाके से मजदूर सस्ते दर पर मिलना जरूरी रहता था, और मिलता भी था तो वो बहुत मुश्किल से। उद्योगपति नए मजदूर की भर्ती के लिए प्राय एक जावर प्रतिनिधि एजेंट रखते थे। जावर कोई पुराना और विश्वास कर्मचारी होता था। वह अपने गांव से लोगों को लाता था, उसे काम का भरोसा देता था, वो उन्हें शहर में जमने के लिए मदद देता था और मुसीबत में पैसे उधार देता था। जो एक प्रतिनिधि रखते थे जो अपने पहचान वालों को लाता था, कुछ दिन रखने के लिए जगह दिलाते थे, पैसा दिलाते थे, फिर वहां पर उसको वहां पर रखते थे। तो इस स्थिति में मजदूर मिलता था। अंग्रेज सरकार की नीतियां भारतीय उद्योगपति पर यह मांग कर रहे थे कि भारत में आयात होने वाली वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाए, ताकि भारतीय मिलों के उत्पादक को संरक्षण मिले। यह कि शासकीय उद्योगों के लिए खरीदी में भारत में बने सामान को प्राथमिकता मिले। अंग्रेज सरकार विदेशी माल पर कर लगाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इसके ब्रिटिश के उत्पादकों पर विपरीत असर पड़ता। जब सन 1896 में उन्हें राजकीय खर्च के लिए शुल्क लगाना जरूरी हो गया था, तो उन्होंने विदेशी और देशी दोनों पर समान कर लगाया। इस प्रकार भारतीय उद्योगों को संरक्षण नहीं मिल सका। सरकार ने भारतीय उत्पादकों की गुणवत्ता की कमी के कारण दिखाकर यहाँ का सामान खरीदने के इनकार कर दिया। दिखने का कागज और स्याही तक ब्रिटेन से आयात होता था। यह परिस्थिति सन 1914 तक बनी रही, जब यूरोप में युद्ध का कारण वहां से सामान भारत न आ सका। इसके बाद भारतीय उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित होने लगा।
ये था अंग्रेजों सरकार की नीति।